गुड मॉर्निंग। यह वीडियो फंडामेंटल कंप्यूटर का पार्ट 6 है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो सीखे थे वो एएलयू के बारे में सीखे थे। एएलयू क्या होता है और ये क्या काम करता है हम लोग जानते हैं। ये सीपीयू का पार्ट्स है। सीपीयू का 3 पार्ट्स है, जिससे पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे कि एएलयू, सीयू और एमयू। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आप मैन मेमोरी लिखा हुआ है, एमयू कर सकते हैं इसको। तो एएलयू, सीयू और एमयू, सीपीयू में 3 पार्ट्स होता है, जिसमें से हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे, पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा मेमोरी यूनिट। ये दोनों क्या होता है चलिए सीखते हैं। देखिए सीयू क्या होता है। सीयू जो होता है हम लोग जानते हैं कि सीपीयू का एक पार्ट्स है, ये है ना, एक भाग इसको बोल सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है, जिसका काम क्या है, दैट कोऑर्डिनेट द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। मान लेते हैं ये आपका सीपीयू है, इसके अंदर आपका, ठीक है, सीयू होगा, ठीक है। और इस सीयू का क्या काम है ये जानना है। इस सीयू का काम क्या है ये जानना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि कोऑर्डिनेट करता है सभी पार्ट्स, कंप्यूटर के जितना भी पार्ट्स है। पार्ट्स मतलब क्या, जैसे यहाँ पे एक डिवाइस अटैच होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, जितना भी तरह का डिवाइसेस अटैच होता है ना, इसको पार्ट्स बोलते हैं। और यहाँ भी मान लेते हैं सपोज दैट एक कोई डिवाइसेस अटैच होता है, जिसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, और भी बहुत तरह का डिवाइसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी तरह का डिवाइसेस इससे अटैच होता है सीपीयू से, सबका कोऑर्डिनेट कौन करता है, सीयू करता है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो रहा है, देख रहे, जैसे मान लेते सपोज दैट यहाँ से जो मानते ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, ये प्रिंटर है। तो इनपुट डिवाइस से आदेश दिया जाता है कि आपको पेज है ना 10 पेज प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये 20 पेज प्रिंट करता होगा, ऐसा नहीं है, 10 ही पेज प्रिंट करता है। ये सबसे पहले है ना सीयू के पास जाता है, सीयू रिसीव करता है इसको, सीयू से प्रोसेसर के पास भेज देता है। उसके बाद यहाँ से पेज प्रिंट करना स्टार्ट हो जाता है, और उतना ही पेज प्रिंट होता है जितना से उसको आदेश मिला होता है। तो यहाँ पे देखिए उसका कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है कि ये 10 पेज ही प्रिंट करेगा। कोऑर्डिनेट वहाँ पे सीयू के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से ये 10 पेज ही प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी तरह का जो कोऑर्डिनेशन होता है कंप्यूटर के अंदर, जितना भी पार्ट्स वगैरह होता है, जितना फंक्शन होता है कंप्यूटर का, वो सारा का कोऑर्डिनेशन जो है सीयू के द्वारा होता है, ठीक है। सीयू के द्वारा और क्या काम होता है आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि कंट्रोल यूनिट जो है वर्क बाय रिसीविंग, ये मतलब ये काम करता है, स्टार्टिंग कैसे करता है, तो सबसे पहले वो इनपुट जो है, इनपुट्स के द्वारा जो डेटा भेजा जाता है वो प्राप्त करता है, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, दैट इट कन्वर्ट इनटू कंट्रोल सिग्नल। जहाँ जैसे वो रिसीव करता है डेटा को, उसके बाद डेटा को कन्वर्ट कर देता है कंट्रोल सिग्नल में, और कंट्रोल सिग्नल के बाद क्या करता है, ये सेंड टू द सेंट्रल प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर को भी भेज देता है। उसके बाद प्रोसेसर क्या करता है, टेल द अटैच हार्डवेयर, है ना, वो जो भी इससे हार्डवेयर अटैच होता है उसको बताया जाता है क्या काम करना, व्हाट ऑपरेशन टू कैरी आउट, क्या काम करना है, इसको पेज प्रिंट करना। तो ये पेज प्रिंट करेगा जितना यहाँ से बताया जा रहा है वो। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन जो है सीयू के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए सीयू में क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर, वो हम लोग देखते हैं। फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पे देखिए फैचिंग इंस्ट्रक्शन 1 by 1 फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, टू परफॉर्म वर्क। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन सेव रहता है, क्या काम करना है, कौन सा कैलकुलेशन करना है, कौन सा वर्क करना है, उसको सबसे पहले सीयू प्राप्त करता है। सीयू यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सीयू है, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट जो ये मान लेते हैं सीपीयू है, इसके अंदर 3 पार्ट बटा हुआ है, आप जानते हैं। पहला पार्ट एएलयू, सीयू और एमयू। एमयू में जो होता है वो इंस्ट्रक्शन सेव रहता है, ठीक है।
तो एमयू क्या करता है, एमयू से पहले ये डेटा यानी कि इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। देखिए फैचिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि यहाँ से पहले वो इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो भी काम करना चाहते हैं आप, है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से उसको प्राप्त होता है, तो ये इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी से प्राप्त होता है। उसके बाद ये कोई वर्क करता है, ठीक है, सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू एएलयू। उसके बाद ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एएलयू के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो परफॉर्म होता है जोड़ घटा गुना भाग। जैसे आपको जोड़ करना है तो जोड़ करने का इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है, पहले वो एमयू से प्राप्त करता है, ठीक है। एमयू में क्या होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर रहता है, जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पे भेज दिया जाता है, एएलयू के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो परफॉर्म होता है। परफॉर्म यहाँ पे क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होता है यहाँ पे होता है, एएलयू के पास होता है। वैसे आप पहले पीछे के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप जान गए कि ये क्या करता है, सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू एएलयू, मतलब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो सेंड कर रहा है, यहाँ पर पहुँचा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, रिसीविंग एंड सेंडिंग रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिसीविंग एंड सेंडिंग रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। अब एएलयू के द्वारा क्या काम हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो फिर से क्या कर देता है, वो इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसके बाद इसको सेंड कर देता है एमयू में, और एमयू के पास फिर से भेज देता है आपको आउटपुट के पास, ताकि आप वो इंफॉर्मेशन क्या आपको प्राप्त हुआ वो आप यहाँ पे मॉनिटर में देख सकते हैं। तो इस तरह का इसका कार्य जो है, फंक्शन है सीयू का, कैसे कैसे काम करता है ये आपको ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद सेंडिंग एएलयू टू फ्रॉम, है ना, यहाँ पे देखिए सेंडिंग रिजल्ट फ्रॉम एएलयू, यहाँ से जो एएलयू से जो आपका रिजल्ट है उसको सेंड कर दिया जाता है इसके द्वारा, स्टोर इन प्राइमरी मेमोरी टू आउटपुट। देखिए यहाँ पे जो भेजा, अब यहाँ से आउटपुट में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो वर्क होता है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भेजना, यहाँ से यहाँ भेजना, यहाँ से फिर जो वर्क होता है, जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको फिर एमयू में भेजना, एमयू से फिर आपको डिस्प्ले कराना। तो ये सारा काम जो है, फंक्शन जो है, ये कंट्रोल यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर होता है। आप समझ गए होंगे सीपीयू के अंदर जो सीयू है उसका काम क्या है, वो कोऑर्डिनेट करता है, हर एक वर्क को कोऑर्डिनेट करता है, हर एक पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, कंप्यूटर के हर एक फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है कौन, सीयू। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सीयू के अलावे क्या होता है। देखिए अब हम लोग जो इसका तीसरा पार्ट है सीपीयू का, वो मेमोरी यूनिट है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेमोरी यूनिट तो सभी कोई जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th में इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एमयू से, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। एमयू क्या होता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। याददाश्त मतलब जानते ही होंगे, तो याददाश्त यूनिट यहाँ पे मतलब हो गया डिवाइस। याददाश्त डिवाइस मतलब यहाँ पे स्टोर करने की एक डिवाइस होती है। देखिए यहाँ पे मेमोरी यूनिट इज अ डिवाइस वे स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन एंड डेटा। यहाँ पे देखिए जितना भी कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन होता है या फिर जो भी कंप्यूटर डेटा होता है वो सब का सब इसी मेमोरी यानी कि इसी डिवाइसेस में स्टोर करते हैं हम लोग। सभी कोई जानते होंगे, जैसे मोबाइल में चिप वगैरह होता है, स्टोर करने का जो डिवाइसेस होता है, उस तरह से कंप्यूटर में डिवाइसेस होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एंड टू फैसिलिटेट द रिमेम्बरेंस पावर टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि यही डिवाइसेज जो है आपको फैसिलिटी देता है कि जो भी आप स्टोर कर देते हैं कि आप वो कंप्यूटर उसको याद करके रख लेता है। इसका मतलब हो गया उसको अपने दिमाग में सेव करके रख लिया, और जब आप चाहते हैं वो उसमें उसके अंदर क्या रखे हैं हम लोग वो आप ओपन करके देख सकते हैं। तो इस ये रिमेम्बरेंस पावर इसको बोल सकते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि ये कंप्यूटर में फैसिलिटी है, ठीक है। इट रेफर टू फिजिकल डिवाइसेस, हम लोग जानते हैं कि ये फिजिकल डिवाइसेस होता है, हम लोग इस डिवाइसेस को देख सकते हैं, है ना। यूज टू स्टोर, जिसका प्रयोग हम लोग स्टोर करने के लिए करते हैं। क्या क्या स्टोर करते हैं हम लोग, हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, प्रोग्राम स्टोर करते हैं,
सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है आगे आपको बताएंगे हम। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, आपको आगे बताएंगे हम। उसके बाद डेटा स्टोर करते हैं। डेटा यहाँ पे देखिए प्रोग्राम स्टेट इन्फॉर्मेशन, आप इसको आप छोड़ दीजिए। फिर डेटा मतलब जान लीजिए क्या होता है। आप लोग जानते हैं डेटा मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेटा रो फैक्ट्स और फिगर, यानी कि जैसे कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं डेटा, जैसे सॉन्ग को स्टोर करना तो वो भी एक डेटा हो गया। किसी का इन्फॉर्मेशन जैसे कि स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना तो वो भी एक डेटा हो गया। तो ये सभी किसी भी तरह का डेटा जो होता है वो हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। आप जानते ही हाँ ये मेमोरी यूनिट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, वो टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस स्टोर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस, मतलब हमेशा हमेशा के लिए इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर टेम्पोररी इसमें स्टोर कर सकते हैं। परमानेंट और टेम्पोररी मतलब कुछ क्षण के लिए इसमें स्टोर कर रहे हैं, जो अपने आप डिलीट हो जाता है उसको टेम्पोररी बोलते हैं। और परमानेंट उसको जिसको हम लोग सेव करके रख देते हैं, अब जब चाहे उसको देख सकते हैं क्या स्टोर किए थे क्या नहीं स्टोर किए थे, वो परमानेंट हो गया। तो यानी कि मेमोरी यूनिट जो है हम लोग मेमोरी यूनिट जो है वो स्टोर करने का जो तरीका है इसके अनुसार हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, फॉर यूज इज कंप्यूटर और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जितने भी तरह का सिर्फ कंप्यूटर में ही यूज नहीं होता है, और भी जितने तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है उसमें भी हम लोग स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग करते हैं। देखिए मेमोरी यूनिट जो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में इसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर में जो होता है वो दो तरह का मेमोरी पाया जाता है, दो तरह का मेमोरी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है और दो मेमोरीज में क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और इस दोनों मेमोरी का आवश्यकता क्यों होता है कंप्यूटर में, ये हम लोग सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले सीखने के पहले मेमोरी का जो प्रकार है कितने तरह का होता है, सिर्फ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी का भी बहुत तरह का टाइप है, देख सकते हैं आप। इसके बारे हम लोग अभी सीखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी का भी बहुत तरह का प्रकार है। तो मेमोरी क्या होता है आप सीख गए। मेमोरी जो होता है कि स्टोरेज प्लेस को बोल सकते हैं, जहाँ पे डेटा को एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। डेटा मतलब हो गया सॉन्ग हो गया, कोई भी किसी का इन्फॉर्मेशन हो गया, सभी तरह का जो भी डेटा होता है वो इसमें हम लोग स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में वो क्या होता है, और दोनों का क्यों यूज़ किया गया कंप्यूटर में, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर देखिए मेमोरी दो कैटेगरी में बांटा गया, पहले प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी का मेमोरी का और भी बहुत तरह तरह का नाम इसमें बोल सकते हैं। इसका मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का और भी बहुत तरह का नाम है। देखिए प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट, ठीक है। यानी कि प्राइमरी में दो मेमोरी होता है, एक टेम्पोररी भी होता है जिसको कुछ क्षण के लिए डेटा स्टोर करते हैं, और एक परमानेंट जो हमेशा के लिए डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डेटा को सेव, परमानेंट मतलब क्या हो गया, डेटा को सेव किया जा सकता है, और टेम्पोररी मतलब क्या, इसमें डेटा को सेव नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको वोलेटाइल भी बोलते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल क्या है कि ये इस मेमोरी क्या होता है, इस वोलेटाइल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो टेम्पोररी में होता है उसका ओरिजिनल नेम रैम होता है, कंप्यूटर में जो रैम पाया जाता रैम होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और परमानेंट मेमोरी जो है वो रोम होता है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए कि ये कितने तरह का कैटेगरी में बांटा हुआ है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको बताएंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इसमें तो है नहीं। देखिए प्राइमरी मेमोरी होता क्या है इसके बारे में पहले सीख लीजिए, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पहले सीखिए।
देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में दो तरह का इसलिए कंप्यूटर में बनाया गया है कि एक टेम्पोररी मेमोरी जो आप टेम्पोररी वर्क करते हैं कंप्यूटर पे उसके लिए प्राइमरी मेमोरी बनाया गया है, और एक होता है कि हमेशा हमेशा के लिए डेटा को सेव कर करके रख देते हैं, ठीक है, उसके लिए एक बनाया गया है। जैसे आप कोई काम कर रहे होते हैं, जो भी काम करते हैं, जो प्रेजेंट में काम करते हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर में जगह चाहिए होता है। जैसे कि आप टाइप करते तो वो तुरंत जाके कंप्यूटर में तो सेव नहीं हो रहा है। जैसे टाइप करते आप टाइप करते टाइम आप सोचिए कि उसके लिए जगह चाहिए, तभी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कॉपी में आप लिखते हैं तो कॉपी में जगह होता है तभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं, है ना, वर्क करने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, यानी कि वर्केबल मेमोरी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग जैसे मान लेते हैं नेट चलाते हैं, जब नेट चलाते हैं तो हम लोग कोई भी इमेज सर्च करते हैं तो इमेज आपके कंप्यूटर में है नहीं, पर नेट में बहुत तरह तरह का इमेज होता है, वो आप अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं। तो जैसे आप नेट पे सर्च करते गूगल से तो वो सारा इमेज आ जाता है, आपके कंप्यूटर में दिखने लगता है। लेकिन आपके कंप्यूटर में वो इमेज सेव नहीं है, पर आपके कंप्यूटर में दिखने लगता है क्योंकि वो इमेज आपके कंप्यूटर में आ जाता है और वो टेम्प्रोरी है, वो आपको अभी कुछ क्षण के लिए दिख रहा है, वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं हुआ है। लेकिन वही मेमोरी यदि सेव करना चाहते हैं तो वो आपको परमानेंट मेमोरी में सेव करना होगा। तो जो भी आप काम करते हैं उसके लिए भी तो जगह चाहिए। जो आप जैसे कि आप वहाँ से नेट से आप जो फ़ोटो आप देख रहे हैं वो फ़ोटो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं, इसका मतलब वो आपके पास जगह था, है ना, टेम्प्रोरी जगह था जो आप उस पे वो स्टोर है। लेकिन उसको यदि आप सेव करते हैं तो वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई कंप्यूटर पे काम कर जैसे टाइप ही कर रहे हैं तो टाइप करने के लिए भी तो स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टाइप करने के लिए स्पेस चाहिए, वो आपको प्राइमरी मेमोरी वो आपको फैसिलिटी देता है, ठीक है, कि इसमें आपको टेम्पोररी फैसिलिटी दे रहा है। और सेकेंडरी जो है ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। इसमें हम लोग जो भी डेटा सेव करते हैं वो भविष्य तक, है ना, कभी भी इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी भी जो है वो आपको जो प्रेजेंट में काम करते वो आपको फैसिलिटी देता है, ठीक है। और ये देखिए जो प्रेजेंट में वर्क करते वो दो तरह का, एक टेम्पोररी बेसिस भी कर सकते हैं और परमानेंट बेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टेम्पोररी और परमानेंट आप जानते हैं, जैसे कि जो भी काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यदि सेव हो रहा है तो वो परमानेंट बेसिस हो जाएगा, और सेव यदि नहीं हो रहा है तो वो टेम्पोररी होगा, ठीक है। तो आप प्राइमरी मेमोरी समझ गए होंगे क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी दो तरह का होता है, एक रैम और एक रोम। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। टेम्पोररी मेमोरी थोड़ा सा सीख लीजिए। टेम्पोररी मेमोरी क्या होता है। टेम्पोररी मेमोरी में हम लोग कभी भी इसके अंदर डेटा को सेव करके नहीं रख सकते हैं, बस इसमें हम लोग सिर्फ वर्क कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है इसके इसी मेमोरी में वर्क होता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए ये परमानेंट है, इसका मतलब इसके अंदर डेटा हम लोग सेव करके रख सकते हैं। एक्चुअली में आपको जो हम यहाँ पे देखिए ये जो बनाया गया है प्राइमरी मेमोरी, ये वर्केबल मेमोरी कहलाता है, क्योंकि जो भी काम करते वो इसी मेमोरी पे काम होता है, ठीक है। और ये जो मेमोरी बनाया गया वो प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको भी जगह चाहिए होता है कंप्यूटर में, तो वो इसी मेमोरी में जाके स्टोर, है ना, इंस्टॉल हो जाता है। बस में आ गया, यानी कि रोम में जाके आपका प्रोग्राम स्टोर होता है। प्रोग्राम मतलब क्या, जैसे गूगल अपने फ़ोन में भी ये होता है। फ़ोन में जैसे गूगल प्ले स्टोर से क्या करते हैं, कोई भी गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं या कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वो ऐप इंस्टॉल होके कहाँ चला जाता है, रोम में चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम इंस्टॉल जब करते हैं तो वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए ये मेमोरी बनाया गया है। और जो भी आप प्रोग्राम चलाते हैं, चलाने के लिए आपको मेमोरी चाहिए होता है, वो आपको ये फैसिलिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी जो है दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक रैम और एक रोम। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है,
ठीक है। इस मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, और इस मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर ही पाया जाता है। इसको हम लोग कंप्यूटर के बाहर भी लगा सकते हैं एज योर चॉइस, जैसे आप है ना, हम लोग चाहें तो वो कर सकते हैं, पर ये कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी हो सकता है, पर इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, ना कंप्यूटर को चला सकते हैं। ये इसेंशियल मेमोरी होता है, ये मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, रैम और रोम के बारे में। ये रैम रोम क्या होता है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। टेम्पोररी और परमानेंट आप सीख ही गए होंगे। यहाँ पे देखिए, टेम्पोररी मतलब क्या होगा, ये ऐसा मेमोरी जिस पर डेटा को सेव करके नहीं रखा जा सकता है ना, सिर्फ इस पर काम कर सकते हैं। तो ये डेटा ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपने आप डिलीट हो जाता है। इसमें सेव जब नहीं करते हैं, जब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो डेटा था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, इसलिए टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है। और ये परमानेंट मेमोरी जो होता है, यदि आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता है। देखिए, टेम्पोररी मेमोरी यहाँ पे देखिए, रैम को टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में जो रैम होता है वो इस तरह का दिखता है, ठीक है, और यही मेमोरी जो है कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहलाता है। इसी मेमोरी को हम लोग वर्केबल मेमोरी कहते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो इसी मेमोरी पे काम करते हैं। ये जैसे कि यहाँ जो चिप दिख रहा है, इसी में डेटा जो है स्टोर होता है, तो इसको हम लोग टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं और वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। देखिए, वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सीखिए। इसको हम कंप्यूटर से हम लोग ओपन कर सकते हैं, हम लोग खोल सकते हैं। यदि ये ख़राब हो जाए, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। वोलाटाइल मतलब यही हो गया, इसको हम लोग बदल सकते हैं। यदि ये ख़राब हुआ तो इसकी जगह पे हम लोग खोल के दूसरा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए कि रैम को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और रैम जो होते हैं, इसका नाम आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसको हम लोग टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, इसका यूज़ कब करते हैं। रैम इज है ना, यूज एज वर्किंग मेमोरी। हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम बताएं कि वर्किंग मेमोरी, जो भी आप काम करते हैं कंप्यूटर में, टाइप करते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके लिए आपको जगह चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस मेमोरी को हम लोग यूज़ करते हैं। आप सुने होंगे कभी कि आपके कंप्यूटर में जो कोई गेम नहीं चलता है, क्योंकि इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आपका जो रैम होता है बहुत कम जीबी का होता है, मतलब कम स्टोर करने के लिए होता है। और यदि रैम और गेम बहुत हैवी वाला गेम होता है, बहुत ज़्यादा जीबी वाला होता है, तो रैम यदि 4 जीबी का होगा और आपका गेम यदि 5 जीबी का होगा तो इस पर नहीं चलाया जा सकता है, तो आप अपने कंप्यूटर में गेम नहीं खेल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वर्केबल मेमोरी मतलब क्या हो गया, जो भी आप काम करते हैं इसी पे काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का ये वर्केबल मेमोरी कहलाता है। इट स्टोर इनपुट डेटा, जो भी हम डेटा को कीबोर्ड की मदद से इनपुट करते हैं कीबोर्ड में, वो इसी में चला जाता है, इसी में जाके सेव होता है चिप में, ठीक है। क्योंकि ये जो मेमोरी है, इट स्टोर इनपुट डेटा, जो भी इनपुट डेटा हम लोग यहाँ से इनपुट करते हैं, इसी में जाके सेव हो जाता है। जैसे यहाँ टाइप करते हैं, 10 पेज का टाइप करेंगे, इसमें जाके सेव होता है। सेव मतलब क्या, वो परमानेंट सेव नहीं, ठीक है, ये कुछ क्षण के लिए सेव होता है। यदि आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो इसमें जो डेटा सेव होता है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट, जैसे कि आप जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, तो वो जोड़ घटा गुना भाग का रिजल्ट भी इसी में आके सेव होता है, ठीक है। रिजल्ट मतलब क्या, इससे जोड़ घटा गुना भाग कहाँ होता है, ALU में होता है। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं ALU के बारे में, ALU, ठीक है। इसके बाद जो रिजल्ट इससे प्राप्त होता है वो उसी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, ठीक है। प्रोग्राम भी इसी में स्टोर होता है। और अदर इन्फॉर्मेशन,
मतलब जितना भी तरह का टेम्पो है ना इंफॉर्मेशन होता है इसी में स्टोर होता है, वो भी टेम्प्रोरी, ठीक है, इसमें परमानेंट स्टोर नहीं होता है। यदि आप इसमें जो स्टोर हुआ है और कंप्यूटर बंद हो गया तो इसका सारा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, इट कैन बी रीड और राइट, मतलब ये जो है ये मेमोरी जो बनाया गया है इसके अंदर हम लोग लिख भी सकते हैं। लिख मतलब क्या, इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है डेटा वो हम लोग पढ़ भी सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। तो ये मतलब ये इसलिए बोला जाता है इसमें दोनों काम किया जा सकता है। इसके अंदर क्या है डेटा वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ यूजुअली वोलाटाइल। वोलाटाइल आप जान ही गए होंगे कि ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, विच मीन्स दैट ऑल डेटा विल बी लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। देखिए वोलाटाइल का मीनिंग यहाँ पे और भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वोलाटाइल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है अपने आप लॉस्ट हो जाता है। कब? जब पावर ऑफ हो जाता है। आप कभी सुने होंगे या देखे होंगे कंप्यूटर यदि अचानक बंद हो गया तो जो भी आप टाइप किए होते हैं वो सब उड़ जाता है। उड़ जाता है इसका मतलब क्या, वो डिलीट हो जाता है अचानक लाइट चला गया तो डेटा क्या होता है वो अपने आप उड़ जाता है, जिसके कारण से हम लोग कंप्यूटर में यूपीएस लगा के रखना पड़ता है, जिससे डेटा यदि लाइट चल भी जाता है तो वो यूपीएस के मोड में आ जाता है और वो कंप्यूटर बंद नहीं होता है। यदि आप आपके कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है तो सारा डेटा आपका क्या होता है वो अपने आप लॉस्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और भी इसमें क्या क्या है, इट रिक्वायर कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर टू स्टोर डेटा। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या, यहाँ पे जो ये जो आप देख रहे हैं इसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल चाहिए। इसमें कभी लाइट चला गया या फिर आ गया ऐसे कुछ नहीं, इसमें लगातार पावर चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग यूपीएस लगा के रखते हैं, ठीक है, ताकि कंप्यूटर आपका बंद नहीं हो, तभी इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब देखिए ये दो तरह का होता है, इट हैज़ टू टाइप्स, एक एसरैम और एक डी रैम। एसरैम और डी रैम में क्या अंतर है और ये कब कौन सी कंप्यूटर में यूज़ किया करते हैं हम लोग ये सीखेंगे। देखिए एसरैम जो होता है वो क्या होता है, एसरैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम। दोनों यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं, जैसे ये हम लोग अभी पढ़ें, दोनों का अंतर क्या भी आपको बताते हैं। जैसे हम लोग जनरल जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ये उस कंप्यूटर में ये वाला रैम लगा हुआ रहता है। हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करें या फिर हम लोग पीसी यूज़ करते हैं तो वो ये वाला रैम लगा हुआ रहता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला रैम जो स्टैटिक जो रैम है ये सुपर कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। ये वाला रैम, ये हम लोग जनरल कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ये वाला प्रयोग नहीं करते, ये प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक ही जैसा, दोनों का दोनों रैम ही है, दोनों वर्केबल मेमोरी ही कहलाता है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट क्या देखिए, एस रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये कौन सा मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो जान ही रहे हैं, दैट रिटेन्स डेटा बिट इन इट्स मेमोरी, ठीक है। इसमें इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, रिटेन होता है, वो बीट्स में होता है। बीट्स क्या होता है आपको बताएंगे अभी हम, बीट्स क्या होता है, ठीक है। बीट्स हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि मेमोरी मेजरमेंट जब करते हैं, मेमोरी जब डेटा स्टोर करते हैं उसका यूनिट क्या होता है, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एज एलोंग एज पावर इज बीइंग सप्लाई, ठीक है। इसमें जब स्टोर करते हैं डेटा, ठीक है, जब तक पावर रहता है तभी तक स्टोर करते, तो जान ही रहे होंगे। एस रैम कैन ऑपरेट हाई स्पीड देन डायनेमिक रैम। देखिए इसके तुलना में इसका जो ऑपरेशन स्पीड होता है, स्टोर करने की क्षमता होता है या जो भी कर सकते हैं इसका ऑपरेशन, वो डायनेमिक रैम से थोड़ा ज़्यादा स्पीड होता है, हाई स्पीड होता है, ये फास्ट काम करता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर,
इसको बनाने में भी यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बनाने में भी इसको जो ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि इट्स है ना कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है, बनाने का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी जटिल होता है और ये ज़्यादा महंगा भी होता है। सो मोस्ट ऑफ द रैम ऑन द मदरबोर्ड इज डायनेमिक, जिसके कारण से हम लोग कंप्यूटर में ये वाला रैम का प्रयोग करते हैं, डायनेमिक। ये चीप एंड बेस्ट होता है, ये सस्ता भी होता है, ये 700 से 800 रुपये में आ जाता है एक रैम, 1000 तक भी मान कर चलिए। और अपने कंप्यूटर में कम से कम 2 रैम लगा सकते हैं। और इसका ये जो रैम देख पा रहे हैं ये ठीक है, ये जैसे कि 1 GB का लगा सकते हैं, 2 GB का लगा सकते हैं, 3 GB का लगा सकते हैं। इस तरह से आप जैसे कि आपका ये जो रैम आता है 512 MB का आता है, 1 GB का आता है, 2 GB का आता है, 4 GB का आता है, 8 GB का आता है, इस तरह का आता है। तो अपने कंप्यूटर में वो मदरबोर्ड के हिसाब से इसको आप लगा सकते हैं। और जितना ज़्यादा GB का लगाएंगे उतना कंप्यूटर आपका फास्ट चलता है, उतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इस है ना, यहाँ पे देखिए इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश, मतलब ये जो मेमोरी जो होता है स्टैटिक मेमोरी, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होता है बीच बीच में। ठीक है, ताकि वो काम प्रॉपरली वर्क से करता रहे। ये इसको रिफ्रेश करे या ना करे, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। इट कॉस्टली देन डायनेमिक रैम, और इसके तुलना में ये महंगा होता है, आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो डायनेमिक रैम होता है, आप जान रहे हैं डायनेमिक रैम क्या होता है, कि ये भी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मतलब इसके अंदर हम लोग लिख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक रैम यूजिंग 3 ट्रांजिस्टर सेल टू स्टोर डेटा, मतलब इसके अंदर 3 ट्रांजिस्टर का यूज़ करता है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। ट्रांजिस्टर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। डायनेमिक डी रैम कैन ऑपरेट एट लो स्पीड देन एस रैम। एस रैम की तुलना में ये जो रैम होता है वो स्लो काम करता है, आप जानते ही हैं। इट इज़ ईजिली टू मैन्युफैक्चर बिकॉज इट्स सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, उससे आप देख पा रहे हैं तो ये सिर्फ चिप लगा हुआ है, तो ये बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है और सिंपल होता है। सो मोस्ट ऑफ रैम ऑन द मदरबोर्ड इज डायनेमिक रैम, तो इसीलिए हम लोग अक्सर सभी कंप्यूटर में यही वाला रैम लगाते हैं हम लोग। डायनेमिक रैम वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट डिनार्ड, इसी के द्वारा ये रैम बनाया गया था। और डी रैम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1969, इसी समय आपका जो है सबसे पहले डी रैम इंट्रोड्यूस किया गया था। और वो ये कहाँ किया गया था, एडवांस मेमोरी सिस्टम। ठीक है, इट नीड टू बी रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होता है। तो इतना सारा आज हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावे जो है हम लोग जैसे कि ये रोम हो गया, तो रोम भी आप थोड़ा देख ही लीजिए, अगले क्लास में इसको आज ये वाला ख़त्म कर देते, फिर अगले क्लास में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। रोम जो होता है वो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह का मेमोरी को हम लोग ठीक है रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये सभी कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है, जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, यही वाला रोम है। ठीक है, मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। इस मेमोरी में क्या स्टोर है हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, पर इसमें हम लोग बोलेंगे टाइप करके लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर हम लोग लिख नहीं सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ जो हम लोग प्रोग्राम स्टोर करते हैं, जो प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, वही प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। ठीक है, पर इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि राइट करें तो ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ हम लोग इसके अंदर क्या है देख सकते हैं, इसलिए इसको रोम कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का पिछले अभी हम जस्ट बताएं कि ऑटोमेटिकली डेटा लॉस नहीं होता है। यदि कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली लॉस नहीं होता है। ये इसके अंदर जो स्टोर होता है वो परमानेंटली डेटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं।
द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं रोम के अंदर वो परमानेंटली स्टोर करते हैं इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ठीक है, ई रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ई रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ प्रोग्राम चाहिए होता है, जो प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता हो ये देखिए रोम जो है आपको प्रोवाइड करता है कि ताकि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ये जो भी जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, हार्डवेयर स्टार्ट होता है, तो हार्डवेयर को चाहिए कुछ इंस्ट्रक्शन ताकि वो स्टार्ट हो सके, उसको रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ इंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन सेव रहता है जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है, हो पाता है। दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज बूट ट्रैप। बूट ट्रैप यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा कि यदि कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस ऑपरेशन को हम लोग बूट ट्रैप कहते हैं, बस याद रखना था। बिफोर रनिंग अ प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए यदि कोई प्रोग्राम आप चला रहे हैं अपने कंप्यूटर में, द प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम सम स्टोरेज मीडियम इनटू द मेमोरी। देखिए यदि कोई प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो वो प्रोग्राम सबसे पहले रैम में जाके स्टोर होता है। सम स्टोरेज मतलब यहाँ पे वो रैम में जाके स्टोर होता है। तो रैम में स्टोर होने के पहले देखिए वो प्रोग्राम जो है रन करता है रैम में, पर वो ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, रोम से होता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम जो है रोम में स्टोर होता है। दिस अलाउ द CPU डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रोग्राम, और CPU इससे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो अब रोम समझ गया होंगे क्या होता है रोम। बस एक ही बात याद रखना था कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम स्टोर करते हैं वो रोम में करते हैं। ठीक है, और जितना भी प्रोग्राम स्टोर करते हैं वो रोम में करते हैं। रोम का जो है अलग अलग तरीका, अलग अलग का प्रकार होता है, जैसे कि पी रोम होता है, ई पी रोम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पी रोम कितने तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। लेकिन अपने कंप्यूटर में कोई एक रोम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पी रोम क्या होता है। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कभी क्योंकि पूछता है। दैट होल्ड प्रोग्राम वंस आफ्टर दैट इट इज़ नॉट मॉडिफाइड और इरेज। मतलब यदि इस यहाँ पे देखिए इस तरह का ये जो देख पा रहे हैं यही आपका रोम है और इसको पी रोम बोलते हैं। इस रोम में यदि आप एक बार यदि इस डेटा को स्टोर कर दिए, होल्ड कर दिए, तो दोबारा इसको बदला नहीं जा सकता, डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप कोई देखे होंगे कोई ऐसा, जैसे कि आप सीडी मान के चलिए, जो आप सीडी यूज़ करते हैं उस सीडी में जो आप एक बार है ना उसमें बर्न कर देते हैं, डेटा इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन पेन ड्राइव में जो डेटा रहता है उसको हम लोग डिलीट करके दूसरा डेटा इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह से ये पी रोम है, ये चिप है। इस चिप में जो भी डेटा एक बार रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, उस डेटा को डिलीट फिर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत तरह का पहले का जो कंप्यूटर था वो उसमें पी रोम लगा हुआ रहता था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर में ई पी रोम लगा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए ई पी रोम इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ई पी रोम। ये जो चिप देख पा रहे हैं ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसी में डेटा सब स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। पी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग सिर्फ इरेजेबल जोड़ दिए, मतलब इसमें जो डेटा स्टोर करेंगे वो जो है वो उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल होता है। ये जो मेमोरी होता है वो डेटा को इरेज कर सकते हैं, पर पी रोम में डेटा हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। डिज़ाइन फॉर रिकवर द प्रॉब्लम्स ऑफ पी रोम। पी रोम में क्या प्रॉब्लम था, डेटा को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम दूर कर दिया गया। बस में आ गया। यूजर कैन डिलीट द डेटा ऑफ ई पी रोम
EPROM यदि आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है तो आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। और डेटा जो डिलीट होता है थ्रू पास ऑन अल्ट्रावायलेट लाइट, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला जो यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलता है जिससे डेटा ये इसके अंदर जो होता है वो डिलीट हो पाता है। ठीक है, तो ये वाला देखिए यहाँ पे बताया गया अल्ट्रावायलेट लाइट, देख सकते हैं यहाँ पे इसी से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलता है जिससे डेटा को डिलीट करने में आसानी होता है ना। इट इरेज चीप इज रीप्रोग्राम, और यदि डिलीट करते हैं तो इसके अंदर फिर से प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जा सकता है। EPROM क्या होता है यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे इरेजिबल जोड़ दिया गया है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल। अब यहाँ पे देखिए ये जो EEPROM है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं है, देख सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग डेटा को डिलीट कर सकते हैं, पर इससे फास्ट वे में इसमें डिलीट होता है। ये सिमिलर होता है टू द EPROM का सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें भी डिलीट कर सकते हैं, इसमें भी डिलीट कर सकते हैं, बट डिलीट करने का जो प्रोसेस होता है दोनों में अंतर होता है। बट है ना, यहाँ पे जो डिलीट होता है इट यूजेस इलेक्ट्रिकल बीम, देखिए इलेक्ट्रिकल बीम के द्वारा ये डिलीट होता है, और ये अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा डिलीट होता है। पर दोनों चीज़ सेम है, दोनों का काम सेम है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग अलग है। ठीक है, डिलीट करने के लिए यानी इरेज करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल बीम का यूज़ करते हैं। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का संभावना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें डेटा डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें जो डिलीट कर तो किसके थ्रू डिलीट कर सकते हैं, वो सब ये सब जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है वो सब आपको याद रखना है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।